चलिए जी, स्वागत है आप सब लोगों का आज की क्लास में। तो आज हम लोग करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 3। इससे पहले हम लोग 2 क्लासेस ऑलरेडी इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर कर चुके हैं, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं आपके लिए लेकर के आया था। जिन बच्चों ने वो नहीं देखी हैं वीडियो, वो वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला जो हम इडियम स्टार्ट करेंगे वो इडियम है हमारा हॉब्सन्स चॉइस। नाउ अब हॉब्सन्स चॉइस का मतलब क्या है? हॉब्सन्स चॉइस का मतलब है नो रियल चॉइस एट ऑल, मतलब टेक इट और लीव इट, टेक इट और लीव इट, यानी आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन दिया जाता है आपने वही लेना है। अगर वो ऑप्शन आपको मंजूर है तो ठीक है, अगर वो ऑप्शन मंजूर नहीं है तो फिर आपके पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसे कि हम पहले से कहते आ रहे हैं कि भाई हर इडियम के पीछे, मैक्सिमम इडियम्स के पीछे कोई ना कोई कहानी है। तो अब ये इडियम कहाँ से आया, हॉब्सन्स चॉइस? तो ये कहानी स्टार्ट होती है 17th सेंचुरी से। 17th सेंचुरी के अंदर एक काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे जिनका काम था वो घोड़े किराए पर दिया करते थे, और उनका नाम था थॉमस हॉब्सन। थॉमस हॉब्सन नाम के एक काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे जिनका काम था कि वो घोड़े किराए पर दिया करते थे। ही वॉज इन द बिजनेस ऑफ रेंटिंग ऑफ हॉर्सेस। और ये कहाँ काम करते थे? ये काम करते थे कैम्ब्रिज के अंदर। कैम्ब्रिज आप सबको पता होगा, जो कि इंग्लैंड के अंदर है, और उस नाम से काफ़ी बड़ी मशहूर एक यूनिवर्सिटी भी है। और फॉर्चुनेटली इनका जो ये स्टेबल था जो जहाँ पर ये अपने घोड़े किराए पर दिया करते थे, वो इस यूनिवर्सिटी के नज़दीक था। तो इनका क्या होता था, ये हमेशा जब कभी भी इनके पास कोई भी बंदा घोड़े किराए पे लेने के लिए आता था, तो ये उसके सामने एक ही शर्त रखते थे कि दरवाजे के सबसे नज़दीक जो घोड़ा होता था, आदमी को वही घोड़ा किराए पर लेना होता था। मतलब अगर वो चूज़ करना चाहे, जी मुझे ये नहीं, मुझे तो वो वाला हॉर्स चाहिए है, तो उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता था। तो वहाँ पर द पर्सन हुएवर यूज्ड टू कम टू मिस्टर थॉमस हॉब्सन फॉर रेंटिंग अ हॉर्स, उसके पास में कोई फ्री चॉइस नहीं थी। वो ईदर ही हैड टू एक्सेप्ट व्हाट वाज बीइंग ऑफर्ड और ही हैड टू लीव इट। या तो आप वो हॉर्स लीजिए जो आपको ऑफर किया जा रहा है, या आपके पास में दूसरी कोई ऑप्शन नहीं थी। तो थॉमस हॉब्सन यानी कि जो चॉइस थी वो एक्चुअल में किसकी चॉइस थी? वो हॉब्सन की चॉइस थी, आपकी खुद की कोई चॉइस नहीं थी। तो इसीलिए तब से, यानी 17th सेंचुरी से एक इडियम जो है बना आपका। और इंग्लिश में एक चीज़ याद रखना, कोई भी नया शब्द बनता है तो हम लोग मेक या मेड यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग टर्म यूज़ करते हैं कॉइन। तो ये इडियम कॉइन हुआ, दिस इडियम वर्ड जो भी है ये कॉइन हुआ 17th सेंचुरी से, और इसको कहा जाता है हॉब्सन्स चॉइस। यहाँ पर बंदे की खुद की कोई फ्री चॉइस नहीं होती है, यानी नो रियल चॉइस एट ऑल। तो खुद की कोई फ्री चॉइस नहीं होती है, उसके पास में एक ही चॉइस होती है, और वो चॉइस होती है मिस्टर हॉब्सन की। तो तब से ये चला आ रहा है, और इसका मतलब होता है टेक इट और लीव इट। ओके जी, सेकंड जो आज का हम करेंगे अपना इडियम वो है लॉन्ग इन टूथ। लॉन्ग इन द टूथ हम लोग करेंगे आज। और इसका जो मतलब होता है वो होता है, ये यूज़ किया जाता है ओल्ड पीपल, ओल्ड के लिए यूज़ किया जाता है ये, स्पेशली हॉर्सेस और पीपल, लोगों के लिए या घोड़ों के लिए यूज़ किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये आया कहाँ से? तो इसकी भी मैं आपको कहानी बता देता हूँ। जो हॉर्सेस होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि जैसे जैसे वो बूढ़े होते हैं उनके दांत बड़े होते चले जाते हैं। हालांकि टाइम टाइम पर जो है वो घिसते भी रहते हैं, वेयर आउट होते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके घोड़ों को देख करके बड़े आसानी से जो है घोड़ों की उम्र का पता लगाया जा सकता है। तो घोड़ों से यानी हॉर्सेस से एक इडियम आया लॉन्ग इन द टूथ, यानी अगर घोड़े की उम्र का पता लगाना है तो आप जो है उसका मुंह खोलिए, मुंह खोल करके सिर्फ उसके दांत देखिए, जिसके दांत ज़्यादा बड़े हैं और सड़े हुए हैं या
डिफॉर्म्ड है तो वो घोड़ा उतनी ही ज़्यादा उम्र का होगा। धीरे धीरे ये ईडियम जो है इंसानों के लिए भी यूज़ होना स्टार्ट हो गया। तो लॉन्ग इन द टूथ का जो मतलब होता है वो होता है बूढ़ा होना। और अगर आप लोगों को ध्यान हो जो हमने वोकैब की अपनी जो है पार्ट किया था उसमें हमने कुछ वर्ड्स किए थे, टॉटर, डॉडर, सेनाइल और मैच्योर। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये लॉन्ग इन द टूथ जो ईडियम है उसके मीनिंग्स हैं। इसका मतलब जो होता है वो होता है उम्र में ज़्यादा होना, एक्सपीरियंस्ड होना, मैच्योर होना। चलिए जी, इसके बाद में थर्ड जो हमारा ईडियम आता है वो आता है पार्डन माय फ्रेंच। तो बच्चों अगर आप लोगों को ध्यान हो तो इससे पहले वाली जो हमने पार्ट 1 एंड 2 किया इडियम्स एंड फ्रेजेस का, उसके अंदर हमने एक इडियम और किया था फ्रेंच लीव, और उसका अमेरिकन वर्जन भी हमने किया था फ्रेंच फॉलो। तो अब उसके मीनिंग मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप जो पुरानी वीडियोस हैं उसमें जाकर के उसको देख सकते हैं। बाकी अभी हम जो स्टार्ट करेंगे पार्डन माय फ्रेंच। तो अब यहाँ सवाल ये उठता पार्डन माय फ्रेंच क्यों, पार्डन माय इंग्लिश क्यों नहीं, या पार्डन माय अमेरिकन क्यों नहीं, पार्डन माय जर्मन क्यों नहीं, पार्डन माय हिंदी क्यों नहीं, पार्डन माय फ्रेंच ही क्यों। तो इसकी जो कहानी जाती है वो जाती है 16th 17th सेंचुरी में, जब इंग्लिश लोग यानी जो इंग्लिश पीपल हैं, पीपल ऑफ इंग्लैंड, दे यूज टू टॉक टू मच एंड दे यूज टू यूज अ नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इन देयर कॉन्वर्सेशन। वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंग्लैंड के जो लोग थे वो अपना जब कभी भी कोई भी बातचीत करते थे तो उस टाइम अपनी भाषा में काफ़ी फ्रेंच वर्ड्स यूज़ करते थे। और जब कभी भी उनको ये एहसास होता कि जो सुनने वाले हैं उनको नहीं समझ में आया है जो वर्ड उन्होंने फ्रेंच का यूज़ किया है, तब वहाँ पर वो इस ईडियम का यूज़ करते थे, पार्डन माय फ्रेंच। इसका जो मतलब होता है बेसिकली मतलब होता है प्लीज एक्सक्यूज माय बैड लैंग्वेज, कि जो मैंने लैंग्वेज यूज़ करी है, जो मैंने भाषा यूज़ करी है, जो वर्ड मैंने यूज़ किया है अपनी लैंग्वेज में, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो पार्डन माय फ्रेंच आया कहाँ से, पार्डन माय फ्रेंच जो एक्चुअल में आया ये इंग्लिश लोगों। अब आप एक चीज़ देखिए, हमने पुरानी वाली जो अपनी वीडियो है उसके अंदर काफ़ी वर्ड्स जो यूज़ करे थे वो हमने डच से रिलेट करके यूज़ किए थे। डच करेज जैसे हमने किया था, हमने डच कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमने डच वाइफ जो है एक और जो है इसी के अंदर आपका जो है एक इडियम होता है जो कि डच से स्टार्ट होता है। तो इस तरह के काफ़ी किए थे, ये आपको पुरानी वीडियो में मिलेंगे, आप इनको देखिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग है और बड़ा मज़ा आएगा आपको जो है इनकी कहानी सुन करके। बाकी अभी फोकस करते हैं पार्डन माय फ्रेंच के ऊपर। तो इंग्लिश लोग जब कभी भी बात करते थे तो वो बात करते टाइम काफ़ी फ्रेंच वर्ड्स यूज़ करते थे अपनी बातचीत में, और जब कभी भी इन लोगों को लगता था कि भाई जिससे वो बात कर रहे हैं उसको नहीं समझ में आया है कि वो क्या बोल रहे हैं, तो वहाँ पर वो यूज़ करते थे इस ईडियम का पार्डन माय फ्रेंच, जिसका मतलब होता है प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय बैड लैंग्वेज, मेरी जो भाषा है जो मैंने इस्तेमाल करी है उसको आप क्षमा कर दीजिए। ओके जी, नेक्स्ट अब हम इसमें जो है लेकर के आए हैं वो अपना नेक्स्ट जो ईडियम है वो है कैट गॉट योर टंग। कैट गॉट योर टंग, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है अनेबल टू स्पीक और थिंक ऑफ समथिंग टू से, अनेबल टू स्पीक और थिंक ऑफ समथिंग टू से। ओके, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि आपने हिंदी में एक बड़ी जो है कहावत सुनी होगी, मुंह में दही जमना, कि भाई तू तो बड़ा चपड़ चपड़ बोल रहा था, अब क्या हुआ, अब तेरे मुंह में दही जम गई क्या। तो जो मुंह में दही जमना हम लोग बोलते हैं दैट इज अ हिंदी इक्विवेलेंट ऑफ दिस इंग्लिश इडियम। हिंदी में मुंह में दही जमना बोल देते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं कैट गॉट योर
टंग। वैसे एक्चुअल में इसको कहा जाता है हैज़ द कैट गॉट योर टंग। जो एक्चुअल में है वो है हैज़ द कैट गॉट योर टंग। लेकिन समय के साथ साथ हमने वी हैव डन अवे विद दीज फर्स्ट टू वर्ड्स, हैज़ और द को हमने गायब कर दिया। अब हम लोग सीधा बोलते हैं कैट गॉट योर टंग। भाई मुझे वहाँ पर जो है एकदम से स्टेज पे खड़ा कर दिया, बट आई वॉज अनेबल टू स्पीक एनीथिंग। आई थॉट कैट गॉट माई टंग एट दैट टाइम। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, इसके पीछे कहानी है सच, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे आया, ये तो कोई पुख्ता इसका सबूत, कोई सोर्स नहीं है। हाँ, एक एंशंट इजिप्ट के अंदर ज़रूर एक जो है वहाँ पर रिवाज था कि वहाँ पर लोगों की टंग यानी जीभ को काट करके बिल्लियों को खिला दिया जाता था। एंशंट इजिप्ट में ऐसा हुआ करता था। एंशंट इजिप्ट जो आज का मिस्र है, जब कभी भी इजिप्ट की बात आ जाए तो इजिप्ट का ध्यान आते के साथ सेनाइल और जुवेनाइल 2 वर्ड आप लोगों ने ध्यान कर लेने हैं। एंशंट इजिप्ट के अंदर एक ट्रेडिशन था, एक कस्टम था वहाँ पर कि वो लोग लोगों की जीभ काट करके और बिल्लियों को खिला देते थे। तो हो सकता है ये शायद वहाँ से आया हो, लेकिन ऐसा कोई प्रॉपर ऐसा कोई सोर्स नहीं है जहाँ से ये पता चल सके कि ये एक्चुअल में आया कहाँ से। और वास्तविकता में अब जो आज की डेट में हम लोग यूज़ करते हैं इसका कैट गॉट योर टंग, इसका मतलब यही होता है व्हेन यू आर अनेबल टू स्पीक और थिंक ऑफ समथिंग टू से। जब आप कुछ ना बोल पाए, बोलना चाहते हैं लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा भाई हमने बोलना है क्या है, या हिंदी में अगर हम लोग कहें तो मुंह में जब दही जम जाती है। अब ऐसा नहीं है कि दूध पी के और जामुन लगा करके सो जाओगे भी सुबह तक दही जमी मिलेगी, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मुंह में दही जमना इज़ अ डिफरेंट थिंग। कैट गॉट योर टंग इसका इंग्लिश वर्जन होता है। और जो हम अब नेक्स्ट जो करेंगे वो है पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। pot calling the kettle black। ओके जी, इसका जो मतलब होता है एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग इसको एक हमारा हिंदी में मुहावरा होता है, काफ़ी हम लोगों ने सुना होगा, उसके बारे में आप सब ने सुना होगा उसके बारे में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये एक्चुअल में क्या है, इंग्लिश वर्जन है इसका, पोर्ट कॉलिंग द केटल ब्लैक। और ये होता क्या है एक्चुअल में, व्हेन यू क्रिटिसाइज समबडी फॉर अ फॉल्ट दैट यू टू हैव इन योरसेल्फ। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हिंदी वर्जन है किसका भला, पोर्ट कॉलिंग द केटल ब्लैक का। अब आप देखिए एक स्पेनिश नोवेल आया था काफ़ी पहले, 16th सेंचुरी, एक स्पेनिश नोवेल आया था। स्पेनिश नोवेल कौन सा था, स्पेनिश नोवेल था डॉन क्विक्सोट का। अब डॉन क्विक्सोट से काफ़ी बड़ा प्यारा सा वर्ड है जो मैं आपको वोकैबुलरी की क्लास में करवाऊंगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्विक्सोटिक। इसका मीनिंग मैं वोकैब की क्लास में करवाऊंगा, ये यहीं से आया था। इसी को कहानी को हम लोग जो है आगे उसमें कैरी ओवर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। या आप देखिए होता क्या था एक्चुअल में, पहले काफ़ी टाइम पे जो पॉट और कैटल, पॉट एंड कैटल दोनों के दोनों ये बनते थे आपके लोहे से। आज भी लोहे से बनते हैं, लेकिन उस टाइम पे रॉट आयरन, कास्ट आयरन हुआ करता था, उससे ये दोनों बनते थे। अच्छा, उस लोहे की खासियत क्या थी, उस लोहे की खासियत ये थी कि वो लोहा जब कभी भी आप आग के ऊपर रखते थे तो उसके स्मोक और सूट के कारण कालिक उसके ऊपर लग जाती थी। यानी पॉट पे भी कालिक होती थी और कैटल पे भी कालिक होती थी। अब ये तो वही बात होगी कि भाई मेरे अंदर कोई कमी है, लेकिन मैं दूसरे बंदे को उसी कमी के लिए टोक रहा हूँ कि भाई तेरे अंदर ये कमी है। यानी हम लोग अगर देखें तो ये जो हम लोग इडियम यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं किसी को एक्यूज़ करने के लिए, एक्यूज़ करने के लिए। और किस चीज़ के लिए एक्यूज़ करते हैं हम लोग, वी एक्यूज़ समवन ऑफ बीइंग अ हिपोक्रेट। हिपोक्रेट कौन बंदा होता है, वो बंदा होता है जिसके अंदर खुद तो कमी है, लेकिन वो दूसरों में हमेशा वही कमियों की टुकाई करता रहता है, उनको क्रिटिसाइज करता रहता है। तो पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये आया कहाँ से हमारा, इसकी स्टार्टिंग हुई आपके स्पेनिश नोवेल डॉन क्विक्सोट से।
और इसका मतलब यही होता है कि जब आपके अंदर कोई कमी है, आपके अंदर कोई फॉल्ट है, लेकिन यू स्टार्ट पासिंग जजमेंट्स ऑन समवन फॉर अ ब्लेंडर, यू ऑल्सो हैव, जो आपके अंदर कमी है उसी कमी के कारण आप उसको नज़रअंदाज करते हुए आप किसी दूसरे को जो है इल्ज़ाम लगाते रहें, उसको क्रिटिसाइज़ करते रहें, उसको टोकते रहें। चलिए जी, आज का लास्ट मैं आपको जो बताऊंगा वो बताता हूँ। डोंट बर्न योर बोट्स, नॉट टू बर्न योर बोट्स। ओके, चलिए यहाँ हाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में। नॉट टू बर्न योर बोट्स और ब्रिजेस, ब्रिज नहीं जलाना है अपना, बोट नहीं जलानी है। इसका सिंपल सा मतलब होता है वापसी का रास्ता ना बंद करना, वापसी का रास्ता ना बंद करना। डोंट बर्न योर बोट्स और ब्रिजेस। होता क्या था एक्चुअल में, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ना, आपने रोमन एम्पायर के बारे में सुना होगा सबने। रोमन एम्पायर जो कि आज की अगर हम लोग इटली की बात करते हैं, उसकी राजधानी रोम जो है, रोम की जो सेना थी काफ़ी पावरफुल सेना मानी जाती थी और चारों तरफ से जो है वो पानी से घिरा हुआ है। तो ये क्या करते थे, जब कभी भी किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करते थे तो अपने सैनिकों को ये जिन बोट्स में ले जाते थे, जिन ब्रिजेस से उनको लेकर के जाते थे, ये क्या करते थे वापसी में अपना उनका आग लगा देते थे उनके अंदर, ताकि इनके जो सैनिक हैं जो दूसरे देश में गए हैं उनके पास में दो ही ऑप्शन होते थे, या तो लड़के जीतना या लड़ते लड़ते मर जाना, यानी भागने का ये मौका नहीं देते थे वहाँ से। तो वहाँ से एक इडियम चालू हुआ, बर्न योर बोट्स एंड ब्रिजेस, यानी वापसी का रास्ता बंद कर देना। ठीक है, तो ये जो आया ये एक्चुअल में आया रोमन एम्पायर से जो है आपका ये इडियम आया है। और इस इडियम के पीछे कहानी क्या है, जब कभी भी वेन एवर दिस रोमन आर्मीज यूज टू इन्वेड और अटैक सम अदर एनिमी कंट्री, तो ये हमेशा क्या करते थे, उन बोट्स को, उन ब्रिजेस को आग लगा देते थे ताकि इनके सैनिक वहाँ से वापस ना भागे डर के मारे। सैनिकों के पास में सिर्फ दो ही ऑप्शन होते थे, या तो वो लड़ें, लड़के जीतें, या लड़ते लड़ते वहीं मर जाएं। तो वहाँ से ये इडियम स्टार्ट हुआ, टू बर्न योर बोट्स एंड ब्रिजेस, जिसका मतलब होता है वापसी का रास्ता बंद कर देना। तो आज हमने क्या करे हैं, अपने जितने भी इडियम्स करे हैं उनको एक बार क्विक रिवीजन देते हैं। ऑप्शंस चॉइस हमने किया, ऑप्शन चॉइस करोगे तो आपने थॉमस हॉब्सन को याद रखना है। लॉन्ग इन द टूथ हमने किया, इसको करोगे तो आपने हॉर्सेस की उस क्वालिटी को याद रखना है कि वो बूढ़ा होते हैं तो उनके दांत बड़े हो जाते हैं। पार्डन माय फ्रेंच हमने किया, जब इंग्लिश पीपल बात करते टाइम बहुत सारी फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड्स अपने बातचीत में यूज़ करते थे। कैट गॉट योर टंग हमने यूज़ किया, जिसको हमने को हिंदी में हम लोग कई बार कहते हैं मुंह में दही जमना। पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक हमने किया, जिसे हिंदी में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहते हैं। एंड बर्न योर बोट्स एंड ब्रिजेस हमने किया, जो कि रोमन एम्पायर की से जो है हमारे पास में जो है ये एक इडियम आया है। इससे पहले के इडियम्स और फ्रेजेस के लिए आप इडियम एंड फ्रेजेस के पार्ट 1 और 2 की जो वीडियो बना करके हमने अपलोड करी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। कल नई वीडियो, एक नई जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ में नई वीडियो मैं अपलोड करूंगा शाम को तकरीबन इसी टाइम पे। तो आप लोग जो है उसे देखिए और दूसरे अपने साथियों को भी शेयर करिए, ताकि इन वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके जो तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।